हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही? चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो दैट इज ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन जब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ समझाया था, तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रिलेशन देखते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इनके बीच में क्या रिलेशन है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। तो इसको जानने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग अर्थ बना लेंगे भाई, है ना। हम लोग एक अर्थ ले लेते हैं ना, अर्थ तो अपने पास एक ही है, एक ही लेनी पड़ेगी, है ना। और यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं अर्थ का, और ये रेडियस तो आर हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे हम लोग एक बॉडी रख देते हैं। ठीक है, हम कोई एक पॉइंट मास टाइप की कोई चीज रख देते हैं, छोटी सी स्मॉल बॉडी रख देते हैं, तो ये मास m रख देते हैं बच्चों, है ना। सो दैट इज मास m। अब मास m जो है, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, एंड दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम कहेंगे फोर्स बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M, या आप इसको कह सकते हो एमी। स्मॉल m एंड एमी के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, हमें पता है अर्थ का पूरा सेंटर ऑफ मास कहां पे है, इसके सेंटर पे है। ठीक है, यूनिफॉर्म बॉडी की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्फीयर। ठीक है, और उसका मास हमने कंसीडर किया है बच्चों, कितना कंसीडर किया है, एमी कंसीडरेशन में लिया हुआ है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इक्वल टू जी एमी एम अपॉन आर स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इजी है। लेकिन एक चीज और भी लग रही है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, वो क्या है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ठीक है, लग रहा है ना बच्चों, इस पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी। इसका वेट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, बॉडी का। तो फोर्स ऑन एम ड्यू टू ग्रेविटी भी बच्चों निकाल लेते हैं, है ना। तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू mg। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब हम लोग इन दोनों को इक्वेट करा लेते हैं। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, बहुत सिंपल था। तो हम mg इज इक्वल टू कितना हुआ, g m अपॉन r स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया। तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड कि भाई जो हमारा g आया है, g इज इक्वल टू कितना है, GME अपॉन RE स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई कि मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चीज और भी देखते हैं। ठीक है, जो कंपटीशन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी समझना होता है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। लेट अर्थ इज मेड by a uniform material। मान लेते हैं अर्थ क्या है बच्चों, एक यूनिफॉर्म मटेरियल की बनी है। That earth is made by a uniform material of density रो ले लेते हैं। ठीक है, डेंसिटी रो ले लेते हैं। तो आपने को पता है कि अर्थ का जो मास होगा me, अर्थ एक स्फीयर है ना, तो स्फीयर है तो बच्चों क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर ई क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये तो वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या निकल आएगा, मास ऑफ अर्थ निकल आएगा। अब इसको प्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, जो हमने ये निकाली है, इसमें प्लेस करते हैं। सो g बिकम्स, g की वैल्यू जो आप निकलेगी, दैट इज इक्वल टू g m की जगह हम ये लिख देंगे 4/3 पाई r e होल क्यूब इनटू रो अपॉन r e स्क्वायर। तो r e स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। फ्रॉम हियर यू कैन से दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई g r e रो। यानी यू कैन से कि ग्रेविटी जो है कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ अर्थ या प्लैनेट, जो भी प्लैनेट ले रहे हैं, और उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है फॉर राइटिंग मेंस, मेडिकल्स, नीट वगैरह के लिए। आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है,
क्योंकि इसका यूज मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर शॉर्टकट से आंसर निकाल लेते हैं आर और रो से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है various factors on which g depends। जी की वैल्यू कुछ चेंज होती है ना। ऐसा नहीं कि हर जगह जी की वैल्यू 9.8 जो आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो वही होती है। जी की वैल्यू हर जगह चेंज होती रहती है। तो हम जरा देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइट। इफेक्ट ऑफ हाइट या फिर इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइट। हमने अर्थ ले लिया, यहां पे मास ले लिया, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने कंसीडरेशन में लिया है पॉइंट ए। दिस इज पॉइंट ए। मास कितना है, m है। रेडियस ऑफ अर्थ वही पुरानी वाली आर ले ली, सेंटर रेडियस का सी ले लिया, मास ऑफ रेडियस हमने बच्चों क्या लिया, m। तो अगर हम पॉइंट ए की लिए बात करेंगे, फॉर पॉइंट ए, तो पॉइंट ए में सपोज होता है ग्रेविटी लग रही है ना, जो हमको पता होती है mg, इसका मास, वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। तो पॉइंट ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम बड़े आराम से लिख सकते हैं mg, जो हमने पहले लिखा था उसी स्टेप में, g m अपॉन r e स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा डिफरेंट कुछ कर रहे हैं। हम इस बॉडी को उठाते हैं, थोड़ा सा ऊपर हाइट पे ले जाते हैं, ठीक है। हम किसी हाइट पे इसको लेकर के आते हैं, इस बॉडी को, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं दैट इज पॉइंट बी कह देते हैं। अब ये हाइट जो है कितनी है, h है। तो टोटल हाइट यहां से सेंटर से कितनी हो गई, r e प्लस h हो जाएगी, ठीक है। तो फिर यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट बी। और अगर हम एज्यूम कर लें कि भाई यहाँ पे कुछ ग्रेविटी बदल गई है और उसकी वजह से जो वेट लग रहा है वो क्या है, mg डैश है। हो सकता है g डैश निकल आए, लेकिन ये हमारा एजम्पशन है अभी, है ना। क्या निकल के आएगा वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट फॉर पॉइंट बी। सो हम लिख सकते हैं फॉर पॉइंट बी। पॉइंट बी के लिए जो हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, mg डैश इज टू g तो वही है, मास ऑफ अर्थ भी वही है, m भी वही है, r की जगह आप r की जगह क्या हुआ, r e प्लस h, टोटल हाइट ले लेंगे। तो r e प्लस h का होल स्क्वायर कर दो बच्चों, ये सेकंड हो गया। अब इन दोनों को क्या करें, डिवाइड कर दें ऑन डिवाइडिंग। इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दो। तो आप mg इधर है, यहाँ पे mg डैश है, दैट इज टू g MEM अपॉन r e स्क्वायर अपॉन g MEM अपॉन r e प्लस h का होल स्क्वायर। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। सो व्हाट वुड बी कम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, क्या आया है, ठीक है, क्या आया है ये जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल के आया। सो दैट इज टू g बाई g डैश इज टू, यहाँ पे r e प्लस h का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, r e प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन r e स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस h अपॉन r e होल स्क्वायर, ठीक। हम अगर सॉल्व करें तो g डैश जो हमारा आएगा दैट इज टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r e का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर हो। तो g डैश की जो वैल्यू निकल आई वो ये आ गई। अब इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं g डैश इज टू g 1 प्लस h अपॉन r e पावर माइनस 2, ठीक है। तो ग्रेविटी कहीं ना कहीं तो चेंज हुई, क्योंकि h तो आ रहा है ना, तो ग्रेविटी कहीं ना कहीं चेंज हुई, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे कितनी चेंज हुई, कैसे हुई, और फॉर वेरी नियर पॉइंट्स जो
बहुत ज्यादा दूर ना हो अर्थ की रेडियस के कंपैरेटिवली बात करेंगे बच्चों ना, यहाँ पे किसके लिए बात करेंगे, अर्थ की रेडियस के कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं लोग। इफ हम ये कहते हैं कि इफ h is very less than r, हम ये बड़ी समस्या हो जाती है बच्चों के साथ कि सर ये बताओ कि h is very less than re, इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ वी नो वेरी वेल, ठीक है, कितनी होती है रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर होती है बच्चों, है ना। अब अगर 1%, 2%, 3% तक भी अगर बात होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे h वेरी लेस देन re ले सकते हैं, लेकिन अगर 3% से ऊपर निकल गई, वैसे तो 2.5 से भी ऊपर निकल गई तो समस्या हो जाएगी आपको, ठीक है, तो 2-2.5% तक ही मामला चलेगा, उससे ऊपर नहीं चलता, ठीक है। तो h is very लेस देन re, बिकॉज re is 6400 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर तक आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लगा सकते हो। तो क्या लगाना है, अगर ये बहुत छोटा है, h is very लेस देन re, तो आपको ये टर्म दिखाई दे रहा 1 प्लस x की पावर माइनस n, यानी कि यू कैन यूज बाइनोमियल, सो वी कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम बता देता हूं मैं आपको क्या होती है, 1 प्लस x की पावर n की फॉर्म हो, ठीक है, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, बहुत आगे तक टर्म्स जाते हैं, लेकिन ये टर्म्स बहुत छोटे हो जाते हैं क्योंकि x यहाँ पे क्या है, h अपॉन r, h बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा, तो ये टर्म क्या होगा, बहुत छोटा हो गया, तो ये सारे टर्म हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, सारे के सारे टर्म बच्चों को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, बहुत सारे। तो हम मोस्टली क्या लिखते हैं, 1 प्लस s की पावर n को हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस nx, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस nx, ठीक, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे 1 होना चाहिए, है ना, नहीं तो आपको किसी से लाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो पावर n होता है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि n इज लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मूला यूज कर लिया है तो आपका फॉर्मूला के हिसाब से क्या हुआ, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2 h अपॉन r, ये क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है, तब ये फॉर्मूला है, अदरवाइज आपका यही फॉर्मूला या ये फॉर्मूला आपका ही चलेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, ये फॉर्मूला सिर्फ तब और तब यूज करेगा जब h इज वेरी लेस देन re हो, यानी कि 1%, 2%, 2.5%, 2.5%, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, मेरा ये कहना है, ठीक है, तो आप इसको यूज करें, ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडीशंस शुड बी सैटिस्फाइड, ये बड़े। अब जो फॉर्मूला हमने निकाला है उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा बन जाता है, व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ g at a height h is equal to r by 2, re by 2, रेडियस ऑफ अर्थ re by 2, इस हाइट पे कितनी वैल्यू होगी g की, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन re की पावर होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस h अपॉन re का होल स्क्वायर, तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h की जगह re by 2 और नीचे re है तो re से re कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 by 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 1 by 2 का होल स्क्वायर आपका बन रहा है, ठीक है, 1 प्लस 1 by 2 का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो 2 1 3, तो 3 by 2 का होल स्क्वायर, यानी कि दैट इज इक्वल टू 4 by 9 g आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ग्रेविटी कितनी होगी भाई, 4 by 9। अब अगर भाई आपने गलत यूज कर लिया तब क्या रिजल्ट आता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ जाता है भाई, बड़ा अजीब सा हो जाता है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ वी यूज फॉर्मूला, अगर हमने ये फॉर्मूला यूज कर दिया g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2 h अपॉन re, ये बाइनोमियल वाला फॉर्मूला अगर हमने यूज कर दिया है ना, ठीक है, 1 प्लस nx वाला,
ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2, एच की जगह क्या है आर ई बाई 2 है, ठीक, अपॉन आर ई हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आर ई से आर ई कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू जी 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज यानी वहां ग्रेविटी नहीं लगी, आपने ग्रेविटी खत्म कर दी, ठीक, 1 माइनस 2, एच की जगह आर ई बाई 2 अपॉन आर ई से आर ई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो दैट इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज टोटली ट्रू, ठीक। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आर ई जो है उसके कंपैरेटिवली एच क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, और आपने तो हाफ ले लिया, 1/4 भी लोगे तब भी गलत है, 1/10 लोगे तब भी गलत है, आपको कितना लेना है 2.5% से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इफ वी यूज फॉर्मूला दिस, तो इसको याद, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ डेथ, इफेक्ट ऑफ डेथ। देखो इसको बच्चों ठीक से समझना, ये अपना स्फीयर है, ठीक है, ये अर्थ है, और अर्थ का मास हमने कितना ले लिया है, एम ले लिया, अर्थ की रेडियस कितनी है आर, अर्थ की रेडियस बच्चों कितनी है आर, ये सेंटर हो गया, दैट इज आर ई, अर्थ की रेडियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फिर से यहां पे एक पॉइंट मास रख रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट मास रख रहे हैं, पॉइंट ए पे क्या रख रहे हैं, पॉइंट मास रख रहे हैं, और मास कितना है एम। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, जैसे पहले हमने एज्यूम किया था कि यहाँ पे क्या लगेगी, ग्रेविटी कितनी होगी, जी होगी, यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी बच्चों, जी होगी, तो वेट कितना लगेगा एम जी। तो हम लिख सकते हैं फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए के लिए एम जी इज टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ठीक, मास यही है, रेडियस वही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करते हैं, अब हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है, कितना नीचे आ गए, हम डी डेप्थ नीचे आ गए, हम डी डेप्थ नीचे आ गए, और डी डेप्थ नीचे आकर के हमने यहां पे आ गए, यानी हमारे लिए हम पे पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए की जगह से बच्चों क्या हो गया, पॉइंट बी आ गया। अब पॉइंट बी पे अगर बॉडी रख दी है, तो भाई कुछ अगर ग्रेविटी बदली होगी, तो हम उस ग्रेविटी को क्या कह सकते हैं, जी डैश कह सकते हैं। पॉइंट बी पे हमने ग्रेविटी को क्या एज्यूम किया, जी डैश। अब बड़ी मजे की बात है, जो कुछ आप पे फोर्स लगेगा, ठीक, वो अगर आप यहां खड़े हैं तो आप पे अर्थ लगा रही, क्योंकि आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो, बाहर वाली चीजों से आपको कोई लेना देना नहीं, ठीक, बाहर वाली चीजों से आपको कोई लेना देना नहीं, ऊपर क्या है नीचे क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पे हो, आप पे ये फोर्स को कंसीडरेशन में आपको लेना है, ठीक। तो यानी कि अब आपके लिए जो है स्फीयर, वो कौन सा स्फीयर है, इनर स्फीयर है, आप इस ये इनर स्फीयर आओ। अब इनर स्फीयर पोटेंशियल छोटा है, तो उसका जो मास होगा वो भी कुछ अलग होगा। हमने मास क्या ले लिया, एम डैश, हमने मास क्या ले लिया, एम डैश। अब यहां से डिस्टेंस डी थी, ये टोटल डिस्टेंस ए पॉइंट से सी की कितनी थी, आर ही थी, तो बच्चे यहां से इसकी अपनी जो रेडियस बची, ठीक है, इसकी अपनी जो रेडियस अगर हम कंसीडरेशन में लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू आर माइनस डी, तो देख लीजिए ऐसे करते हैं, ऐसे बात हो रही, ठीक, तो दैट इज आर माइनस डी। तो फॉर पॉइंट बी, हम लोग पॉइंट बी के लिए अगर बात करेंगे, तो हमने कहा है कि यहाँ पे हमने ग्रेविटी एज्यूम करी जी डैश, जी वही है, हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं जल्दबाजी में लिखने में, एम ई लिख देते हैं, एम डैश है, मास बॉडी का वही है, और आर की जगह क्या है, आर ई माइनस डी है, होल स्क्वायर हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम लोग सिंपली इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 कर दो बच्चों, है ना, तो कर दो, तो mg अपॉन mg डैश इज इक्वल टू g m e m अपॉन r e स्क्वायर अपॉन g m
me dash m upon re माइनस डी का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो जो कट रहा है उसको कट के जो कट। So from here you can say g by g dash is equal to me upon me dash into ये ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर बच्चों आएगा, नीचे आएगा आर ई स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम वही बात करेंगे कि यूनिफॉर्म स्फीयर है और उसकी डेंसिटी क्या है, रो है, और उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एमई और एमई डैश को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो एमई और एमई डैश को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहां पे एमई जो है उसका इस पूरे स्फीयर, ये पूरी अर्थ जो हम कंसीडरेशन में ले रहे हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और डेंसिटी कितनी एज्यूम करें, रो। क्लियर, इसको इक्वेशन ए कहते हैं। और एमई डैश जो आपका आएगा 4/3 पाई, इसकी अपनी रेडियस क्या है, आर ई माइनस डी है, तो हम यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, आर ई माइनस डी का होल क्यूब लिखेंगे और डेंसिटी रो लेंगे, ये बी कहते हैं। तो मुझे क्या निकालना था, एमई बाई एमई डैश। सो एमई बाई एमई डैश निकाल ले और एमई बाई एमई डैश निकालना है, तो भाई ये 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हुआ ना 4 पाई, तो आर ई माइनस डी का होल क्यूब ही बचा। ये हमारा सी रिजल्ट आ गया और इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ भी कह देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3 रिप्लेस कर दो, तो g by g dash is equals to me upon me dash this, so that is re cube upon re minus d का whole cube into r minus d का whole square upon re square। अब देखो यहाँ पे भी बच्चे स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे क्यूब है हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है हट जाएगा। अब जो फाइनल रिजल्ट आपका आया वो क्या आया, ठीक, तो देख लेते हैं भाई इसको भी। तो यहाँ पे आया g डैश इज इक्वल टू g re माइनस d अपॉन re आया, दिख रहा है सबको। अब इसमें re से डिवाइड करो, re अपॉन re 1 और माइनस d बाई re, तो दिस इज इक्वल टू z 1 माइनस d बाई re। तो हमारा जो रिजल्ट आया दैट इज g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d बाई re। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है। अब इस रिजल्ट को भी एनालाइज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे पहुंच जाऊं, अगर मैं अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाऊंगा तो जो डेप्थ मैंने कवर करी है वो किसके इक्वल होगी, आर के बराबर होगी। ठीक, तो इफ b इक्वल्स टू आर हो जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बोर्ड के लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर d इक्वल्स टू आर हो गया तो आप क्या लिखते हो, g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस आर अपॉन आर। तो यहां पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपने देखा ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ दैट बिकम्स 0। ठीक, और ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो दैट इज सिंपल। तो आप देख सकते हो ग्रेविटी एट center of earth that is equal to 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे बच्चों ग्रेविटी कितनी हो गई, 0। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब यहां पे अगर आपसे कोई पूछता है कि लेट आर ई माइनस डी को अगर आप एक्स ले लो, आर ई माइनस डी को एक्स ले लो और तब आप एक ग्राफ खींचो, आर ई माइनस डी को हमने एक्स किया, या फिर कह सकते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ आप क्या करो, जैसे जैसे आप जा रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया, मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, तो यहां पे इसको समझिएगा, बहुत अलग सा कुछ निकल के आता है।
तो ये है क्या कि मैंने कहा कि भाई अगर आप सेंटर पे कोई बॉडी है ना आपके सेंटर और वो धीमे धीमे ऊपर जा रही है, ये एक्स, तो इसका ग्रेविटी वर्सेस एक्स करना, ठीक है, एक्स और जी का जो भी ग्रेविटी आ रही है उसके बारे में आप ग्राफ खींचना। तो ग्राफ बिटवीन जी एंड एक्स, तो सेंटर में कितनी थी बच्चों? 0 थी ना, ठीक है, सेंटर में कितनी थी? 0 थी। तो ये जी है, जी की वैल्यू सेंटर में कितनी है? 0। एक्स कहां है? 0। कोई समस्या नहीं। जैसे जैसे आप सेंटर से ऊपर बढ़ोगे ग्रेविटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर हो रहा है? सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी? जी की यहां पे मिलेगी। तो या और ये जो है ये आपकी स्ट्रेट लाइन निकल रही है। कैसे निकल रही है? जी डैश इज टू जी 1 माइनस बी बाई आर ही था, ठीक, ये चीज थी ना। तो आप इसको लिख सकते हो जी आर ई माइनस डी बाई आर ई। अब आर ई माइनस डी को हमने क्या कंसिडर किया है? एक्स लिया है। आर ई माइनस डी जो ये था इसको हमने क्या कंसिडर किया? ये अपना आर ई माइनस डी था बच्चों, ध्यान से। और ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी? दिस इज डी थी। तो आर ई माइनस डी को हमने एक्स लिया है, तो दैट इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन आर। यानी कि आप कह रहे हो कि जी डैश दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये समझ में आया? सेंटर से डिस्टेंस लेना है। आर ई माइनस डी क्या थी? सेंटर से डिस्टेंस। डी क्या थी? सरफेस से डिस्टेंस, दैट। तो आर ई माइनस डी को हमने क्या कंसीडर किया है? एक्स कंसीडर किया। यानी कि जी डैश दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आर। यानी कि ग्रेविटी जो है जैसे जैसे सेंटर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ग्रेविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और वो भी कैसे इंक्रीज करेगी? लीनियरली। तो ये जो ग्राफ है कहां से जाएगा? ऑरिजिन से पास होगा और क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये पॉइंट जो आएगा बच्चों, ये पॉइंट आएगा x इज टू r। यानी कि जब आप कहां पहुंच गए? अर्थ की सरफेस पे। तो अर्थ की सरफेस पे जैसे पहुंचेंगे तो मैक्सिमम जी हो जाएगा। अर्थ की सरफेस से जैसे और ऊपर चलेंगे, ठीक है, हाइट वाले फार्मूला लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जी डैश इज टू जी अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। तो वहां पे फिर धीमे धीमे ऊपर जाने पे भी ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। और इनफाइनाइट पे जाकर के कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये जो रीजन आपका आया, ठीक है, दैट रीजन इज x इज लेस देन r। और ये जो रीजन आया आगे वाला, दैट इज x इज ग्रेटर देन r। तो एक रीजन आपका ये आ गया, एक रीजन ये आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी जी आएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक। और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो किसी भी प्लैनेट की सरफेस पे मैक्सिमम ग्रेविटी होती है। प्लैनेट के सेंटर पे कितनी होती है? 0 होती। प्लैनेट से ऊपर जाने पे कितनी होगी? कम होगी। प्लैनेट के अंदर जाने पे क्या होगी? कम होगी। प्लैनेट की सरफेस पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये ध्यान। अब यहां पे पॉइंट हो रहा है भाई, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट। Earth is oval shape, परफेक्ट स्फीयर नहीं, ठीक है। अब बना था उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो परफेक्ट स्फीयर ना होने की वजह से आप क्या है, थोड़ी सी ओवल टाइप की शेप रखती है, थोड़ा सा नासा ये पिक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा परफेक्ट है। बट लेजर जब आप मेजरमेंट करते हो, लेजर के थ्रू मेजरमेंट करते हो, तब आपको समझ में आता है नहीं यार ये परफेक्ट स्फीयर नहीं। और यहां पे यू नो वेरी वेल इस जगह पे क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने यहां पे लिया है नॉर्थ पोल ले लिया, ठीक, और यहां पे बच्चों क्या ले लिया? दैट इज साउथ पोल ले लिया। तो एक नॉर्थ पोल और एक क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। यहां बीच में आप क्या कहते हैं? इक्वेटर होता है। सो दैट इज इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन
अब जब इधर सब हो गया तो आप यहां से ये डिस्टेंस जो होगी ये रेडियस ऑफ पोल्स कहलाएगी, ये जो होगी दैट इज रेडियस ऑफ इक्वेटर कहलाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो देखा गया है कि आरई जो है ग्रेटर देन आरपी होता है, और आरई और आरपी में बहुत डिफरेंस नहीं है, आरई माइनस आरपी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर्स। ये कितना है, सिर्फ और सिर्फ 21 किलोमीटर से लगभग आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन इस डिफरेंस की वजह से, इस छोटे से डिफरेंस की वजह से, बिकॉज g इज टू, आपको पता है g m अपॉन r स्क्वायर होता है, सो दैट इज g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी कि जहां पे रेडियस कम वहां पे ग्रेविटी ज्यादा, इसीलिए पोल्स पे क्या होती है, ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। पोल्स की रेडियस कम है, इसलिए पोल पे ग्रेविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां रेडियस कम वहां पे ग्रेविटी ज्यादा। अब इफेक्ट ऑफ शेप के बाद नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, so that is effect of rotation of earth। अब अर्थ रोटेट तो करती है, ये हम सबको पता है, और अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अबाउट, ठीक। अब अर्थ अगर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है और हमने अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर तो कंसीडरेशन में लेते ही हैं, तो इसकी अपनी जो एक्सिस होगी वो इसके सेंटर से पास होगी, क्लियर। और सेंटर यहां कहीं होता है सी। अब मान लेते हैं कि कोई बॉडी है और वो बॉडी यहां कहीं रखी हुई है, ठीक। मास कितना है, m है बॉडी का, तो बॉडी का पे जो वेट लगेगा बच्चों किधर क्यों लगेगा, बॉडी पे वेट हमेशा किधर लगेगा, उसके सेंटर की तरफ, आपके सेंटर की तरफ लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी। और यहां पे हम मान लेते हैं जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg लग रहा है, यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg। अब यहां पे एक चीज और, इधर कहीं इक्वेटर होगा, इक्वेटर वाली लाइन होगी, और ये एंगल इफ आई एम टेकिंग दिस इज लैम्डा, तो कोई समस्या नहीं है, आपको लैम्डा ले लेते हैं। अर्थ जो है रोटेट कर रही है ओमेगा से, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा, ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2π/d होता है, ये आपको पता है। और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कितना होता है, 24 आवर्स होता है। तो 24 आवर्स होता है तो 24 into 3600 करते हैं, तो इतने सेकंड्स पता चल जाएगा, क्लियर। तो ओमेगा यू कैन फाइंड आउट, ओमेगा निकल आएगा, है ना। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ आपको पता होगा। अब फिजिक्स का नियम क्या है कि भाई कोई भी घूमती हुई चीज के ऊपर कोई चीज रखी जाए तो उसको क्या फील होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। होता नहीं, ये हमको फील होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। क्योंकि हम इसी फ्रेम पे खड़े होकर के देख रहे हैं, तो इस पे क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, अगर इसकी रेडियस तो r ले ले, ठीक है, तो होगा क्या भाई, ये जो है बॉडी, ये बच्चों कैसे घूम रही है, इस सर्किल में घूम रही है। ये जो बॉडी है बच्चों कैसे घूम रही है, वो इस सर्किल में घूम रही है, यानी कि उसके लिए अपनी एक रेडियस होगी r, उसके लिए अपनी रेडियस कितनी होगी, r, उसके लिए अपनी रेडियस क्या आपने कंसीडरेशन में लिए, r। उसको अर्थ की रेडियस से कोई लेना देना, भाई बॉल होती है ना, तो बॉल तो बहुत बड़ी है, और बॉल पे कोई लाइन बनी होती है ऊपर, आपने लिखा होगा, देखा होगा, कुछ ट्रेडमार्क लिखा होता है, बीडीएम मीडियम लिखा होता है। तो बॉल जो क्रिकेट वाली बॉल होती है, लेकिन तो इसके ऊपर बीडीएम लिखा होता है मोस्टली बॉल्स में, बीडीएम एक बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक। तो उसके ऊपर अगर ऐसे घूम रही है, सपोज करिए ऐसे ये लाइन, तो उसके लिए तो ये सर्किल जो इक्वेटर वाला है उसके लिए पूरी रेडियस होगी, और ये वाली रेडियस, ये अपनी रेडियस r है, ठीक। तो यू कैन से कि यहां से ये पॉइंट P तक की डिस्टेंस भी कितनी हो गई, दिस इज r, क्लियर हो, ये डिस्टेंस r हो गई।
ये लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिएगा ये ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। भाई बॉडी तो यूं रोटेट कर रही है ना, आप रोटेट कर रही है, उसे ऐसे ऊपर बॉडी रखी है तो बॉडी भी रोटेट कर रही है, तो बॉडी इज फीलिंग ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग आउटवर्ड डायरेक्शन, mr ओमेगा स्क्वायर। अब देखोगे इन दोनों का, एक ये फोर्स mg और एक mr ओमेगा स्क्वायर, दो फोर्सेस लग रहे हैं ना बॉडी में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एक एक्चुअल फोर्स जो कि उसमें लगना चाहिए। अगर आप रोटेट ना करती तो ओमेगा कितना होता, जीरो होता, तो ओमेगा जीरो होता तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जीरो होता, तो बॉडी एक्चुअल फोर्स फील कर रही होगी, कितना फील कर रही होगी, mg, और किधर की ओर फील करती, सेंटर की तरफ। लेकिन अभी तो कंबाइंड इफेक्ट लग रहा है ना, दोनों ही प्रेजेंट है, तो दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। ये एंगल लैम्डा है तो पढ़ने चले गया, कितना बचा, 180 माइनस लैम्डा ना, ठीक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा, कुछ हो, इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों कुछ होगा, दैट इज एंगल इज 180 माइनस लैम्डा, और इन दोनों के रिजल्टेंट जो लगेगा वो होगा रिजल्टेंट फोर्स, और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसमें जब हम मास से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट ग्रेविटी मिलेगी, यानी कि हमें इफेक्टिव ग्रेविटी मिलेगी ड्यू टू अर्थ रोटेशन। तो हम ये पता है, हमें बहुत अच्छे ढंग से पता है, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वेक्टर में हमने पढ़ा हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स F is equal to under root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta, ये हमने पढ़ा हुआ है। Theta is angle between F1 force and F2 force. So from here you can see this is F1, हमने mg को लिया है तो mg का होल स्क्वायर हो गया ना, ये कितना हुआ, mr ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2mg f1 की वैल्यू प्लेस करी, f2 की वैल्यू कितनी है, mr ओमेगा स्क्वायर है, थीटा f1 f2 के बीच में कितना है, 180 माइनस लैम्डा लिया, 180 माइनस लैम्डा। अब ये भी एक फोर्स ही है ना, और हमने कहा इस फोर्स की वजह से जो ग्रेविटी आएगी वो थोड़ी चेंज होगी, है ना, ये तो नहीं लेंगे ना, जी तो नहीं लेंगे, तो वी आर टेकिंग दैट इज mg डैश, वी आर टेकिंग, तो m तो सबसे मिल जाएगा, यहां से m स्क्वायर मिलेगा, यहां से m स्क्वायर मिलेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके m स्क्वायर, तो रूट लेंगे तो m आ जाएगा, तो m से m तो कैंसिल हो, सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि दैट इज g डैश, जो अपना निकला, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस r ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2gr ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos, यहां तक क्लियर हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जब बात ये क्लियर हो गई तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना, तो देखते हैं क्या होता है। अब यहां पे देखिएगा, इस जगह पे थोड़ा सा देखते हैं, है ना, ये अपना क्या है, दिस इज रेडियस r है ना, ये कितना है पता नहीं, नहीं पता, नहीं छोड़ो, ये वाले ट्रायंगल पे देखो, इस वाले ट्रायंगल पे इसको छोड़ो, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल पे देखो, ये c, ये p और इसको कहते हैं दैट इज a, PAC, है ना, PAC वाले ट्रायंगल पे देखो, PAC वाले ट्रायंगल में देख लो, ये ना, ये देखो, ये एंगल कितना है, लैम्डा है, ये डिस्टेंस कितनी है, BC r है, ठीक, ये अपना क्या है, स्मॉल r, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R कितना हुआ, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू cos लैम्डा हो गया, तो स्मॉल r इज इक्वल टू बच्चों कितना हुआ, r cos लैम्डा, यहां तक समझ में आ रहा है। सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि g डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस r ओमेगा स्क्वायर साथ में लिख देना, cos लैम्डा होल स्क्वायर लिख दें, कोई समस्या नहीं है किसी को। देखिए r की जगह में क्या लिखा, कैपिटल R cos लैम्डा लिख दिया, स्मॉल r, और ओमेगा स्क्वायर पहले लिख दिया, cos लैम्डा बाद में, माइनस 2g r cos लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है, तो r
ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। देखिए एक कॉस लैम्डा यहां से मिल रहा था, एक कॉस लैम्डा यहां से मिल रहा था, मैंने क्या लिखा कॉस स्क्वायर लैम्डा लिख दिया, यहां रख दिया। ये जो है अपनी एक इक्वेशन आई है, ये रियल इक्वेशन है, लेकिन इस रियल इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम थोड़े से assumptions की बात करेंगे, और वो assumption क्या है ये देखते हैं। बिकॉज आर ओमेगा स्क्वायर की बात है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ओमेगा भी हम लोगों ने बात करी थी, कितनी होती है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो 24 इंटू 60 इंटू 60, ये कितने सेकंड्स इंटू स्क्वायर। ये चीज जो बच्चों आएगी दैट इज 1/2899। बोलो कैलकुलेट करिएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1/289। ठीक, कैलकुलेटेड है, एंड दैट इज वेरी लेस देन 1। ये चीज क्या होगी, 1 से बहुत छोटी होगी, और अगर ये चीज बहुत छोटी है तो हमें पता है यहाँ पे क्या बनेगा, cos स्क्वायर लैम्डा बनेगा, और cos लैम्डा की वैल्यू बच्चों क्या होगी, नॉट मोर देन 1, हमेशा -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। ठीक, तो cos लैम्डा की वैल्यू 1 मैक्सिमम हो सकती है। तो जब हम 1/289 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही छोटा है, 1/289 ही बहुत छोटा है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटा है, दैट्स व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट इट। ये रीजन है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तब क्या होगा। तो बच्चों ये आपका बना g डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। यहां पे समझिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू g स्क्वायर माइनस 2gr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई समस्या की पावर 1/2 है ना, रूट लगाए 1/2 लगा, जी स्क्वायर कॉमन लो, क्या बार आएगा, जी कॉमन लेंगे। ठीक, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो दैट इज 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी की पावर 1/2 दिख रहा है, सबको दिख रहा है। जी स्क्वायर में जी स्क्वायर का डिवाइड किया तो 1 आया, यहाँ पे जी स्क्वायर से जी ऊपर है, एक जी स्क्वायर नीचे, तो एक जी कैंसिल हो गया, तो एक जी बचा। ठीक, क्लियर। अब देखोगे इस बात को, है ना, इस बात को आगे ले आते हैं, तो यहां पे g डैश इज इक्वल टू g है। अब देखो यहां ये पावर कितनी है 1/2, ये कितना है 1, बीच में क्या लगा माइनस, तो 1 प्लस nx बाइनोमियल यूज कर, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन g। ये क्यों आया, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बीटी थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट वर्ड में क्या कहते हैं, बीटी। ठीक है, तो दैट इज ये कैंसिल हो, अब जब कैंसिल हो गया तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब हमने इसको कैंसिल कर दिया और इसको क्या किया, जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, दैट इज ये आपका फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले में ध्यान से जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये जो फैक्टर है इसकी वजह से तो ग्रेविटी कम हो रही है अर्थ पे, इस फैक्टर की वजह तो ओमेगा की वजह से कम हो रही है, लैम्डा की वजह से कम हो रही है। उन्हीं अगर कहीं पे ओमेगा ही 0 हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, या फिर लैम्डा का कुछ चक्कर हो सकता है। ये तो दो ही फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। रेडियस ऑफ अर्थ इज सेम एवरीवेयर इज सेम। तो यहां पे हम लोग कंसीडरेशन में क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ को हम मान लेंगे परफेक्ट स्क्वायर की तरह ट्रीट करते हैं, तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब यहां पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब कहते हैं इफ अर्थ stops its rotation by what factor
वैल्यू ऑफ जी changes on इक्वेटर। इक्वेटर और पोल दोनों में ही एक साथ लिख देते हैं ना, पोल पे क्या फर्क पड़ेगा, इक्वेटर की बात करें तो हम यहाँ पे फॉर इक्वेटर बात करो बच्चों, है ना। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, इक्वेटर। सॉल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम थी, ठीक, ये सॉल्यूशन है, ठीक। इक्वेटर, इक्वेटर कहां पड़ रहा है, इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर ढूंढो भाई, इक्वेटर यहां ही तो है, इक्वेटर कहीं। तो लैम्डा क्या हुआ, टिक टिक टिक, लैम्डा कितना हुआ, 0, टिक टिक टिक, लैम्डा कितना हुआ, 0। और लैम्डा अगर 0 है तो यहाँ पे cos लैम्डा कितना होता है, 1 होता है। So you can say कि g dash is equal to g minus r omega square हुआ। तो कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप स्टॉप कर दे रोटेशन तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, कितनी हो जाएगी, g dash is equal to g हो जाएगी ना। ओमेगा तो 0 ले लीजिए, g dash किसके बराबर हो जाएगा, g। तो यहां पे जो उसमें ग्रेविटी में जो फर्क पड़ेगा, r ओमेगा स्क्वायर, ठीक। यानी कि ग्रेविटी, आप सिंपल कह सकते हो, ग्रेविटी एट इक्वेटर इंक्रीज बाय आर ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेटर पे जो ग्रेविटी बढ़ गई वो कितनी बढ़ गई, दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर से बढ़ गई। आप कभी कभी फोर्स पूछते कि भाई कोई बॉडी है उसके ऊपर, उसका वेट कितना बढ़ गया, भाई ग्रेविटी जब आर ओमेगा स्क्वायर से बढ़ गई तो ऑब्वियसली बात है उसका वेट कितना बढ़ा होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई है तो आखिरकार ये एक्सेलरेशन ना, ठीक है, mg, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया। अब बात करते हैं फॉर पोल्स। अगर हम बच्चों पोल्स की बात करें तो पोल्स तो यहां पड़ रहा है ना, पोल, ठीक, दैट इज पोल। और पोल के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री यार, पोल के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और अगर हम पोल्स की बात कर रहे हैं तो पोल्स के लिए लैम्डा कितना है, 90 डिग्री। और पोल्स के लिए अगर लैम्डा 90 डिग्री है तो g डैश इज इक्वल टू क्या होगा, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos 9 स्क्वायर 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये फैक्टर तो ऑलरेडी 0 आ रहा है, ध्यान से देखो भाई, cos स्क्वायर 90 0 मल्टीप्लिकेशन बाय r ओमेगा स्क्वायर तो ये तो 0 ही है। तो g डैश इज इक्वल टू g, यानी कि आप कह सकते हो डेल्टा g इज इक्वल टू 0, यानी कि देयर इज नो चेंज इन ग्रेविटी, देयर इज नो change in gravity if Earth stops its rotation. If Earth stops its rotation, तो अगर कभी Earth बहुत जोर से घूमने लगी तो हम सबको कहां भागना पड़ेगा, पोल्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। हम सब पोल्स पे दिखाई देंगे, तो पोल्स पे ही हम बच सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम फ्लाई कर जाएंगे बाहर की तरफ, ठीक है। हम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है, और हमें ऐसा लगेगा कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जब बाहर नहीं जाएंगे तो टेंजेंशियली जाएंगे, ठीक। तो दैट इज देयर इज नो चेंज इन ग्रेविटी इफ अर्थ स्टॉप्स इट्स रोटेशन। तो फर्क ही नहीं पड़ता उनको कि अर्थ कितनी जोर से घूम रही है, धीमे घूम रही है, जोर से घूम रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज पॉइंट। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट बच्चों। एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक क्या होते हैं, नेचुरल। यार नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं भाई, जैसे नेचुरल सैटेलाइट हमारा क्या है, मून है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे हैं, ठीक है, आईसैट वगैरह, ठीक है। तो ये बहुत सारे सैटेलाइट है, ये हम स्पेसिफिकली किसी पर्पज से भेजते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए,
ज्योग्राफिकल सर्वे करने के लिए, फॉरेस्ट को चेक करने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं। कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे सैटेलाइट भेजते हैं, तो आप यहाँ जियो आता है, ये आता है, वो आता है, सैटेलाइट टीवी आते हैं, सब कुछ एक्सैक्ट, ठीक है, मोबाइल मोबाइल सब कुछ आपका क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू ही होता है, ठीक है, सैटेलाइट फोन्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है। तो दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और एक क्या हुआ, नेचुरल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट कोई भी हो भाई, कुछ कंडीशंस होंगी, तो मोस्टली तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करते हैं, क्योंकि मून से तो हमें कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, ठीक है, मून इज तो बस ऊपर है, बस जाने वाली बात है। तो अब हम लोग बात करते हैं सैटेलाइट में। सबसे पहले सैटेलाइट की बात हो रही है, सैटेलाइट, तो सैटेलाइट कोई भी हो तो उसकी हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड, कि भाई कोई सैटेलाइट है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड। तो यहाँ पे क्या है, एक मान लेते हैं अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, अभी तो हम लोग अर्थ लेंगे, बाद में इसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है, प्लैनेट बना देंगे, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। रेडियस आर ले लेते हैं हम, है ना। अब यहां से कुछ h हाइट पे एक सैटेलाइट है, h हाइट पे एक सैटेलाइट, एंड दिस टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, सेंटर से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल आर। तो यहां पे मैंने जो बोला है स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना बोला, r प्लस h, स्मॉल आर बच्चों कितना बोला है, r प्लस कैपिटल R प्लस h। अब सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करेगा, ठीक, आपके चारों ओर चक्कर काटेगा भाई, और मान लेते हैं उसकी स्पीड जो है वो कितनी, v नॉट है, उसकी स्पीड क्या है, v नॉट है। तो हमको पता है इसको घूमने के लिए क्या चाहिए, इसको घूमने के लिए बच्चों क्या चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स, और इसको सेंटीमीटर फोर्स कौन देगा, अर्थ देगी ना, अर्थ का मास हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, m कंसीडर किया है ना। तो यहाँ पे इट नीडेड ए सेंटीमीटर फोर्स, एंड सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ एंड सैटेलाइट मास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लग रहा है, वो इनको क्या दे रहा है, सेंटीमीटर। तो एक चीज चाहिए कि इसको क्या चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, और सेंटीमीटर फोर्स जो इसको मिल रहा है वो किससे मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सेंटीमीटर फोर्स तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास अगर स्मॉल m है तो दैट इज इक्वल टू m, स्पीड कितनी, mv नॉट स्क्वायर, और रेडियस इसकी कितनी है, r, so that is equal to mv नॉट स्क्वायर बाय r, and this is equal to g, मास ऑफ अर्थ हमने के दिया m, सैटेलाइट का मास m, ठीक, और r स्क्वायर, क्लियर हो। अब m से m को उड़ा दो, r से r को भगा दो, तो यहां से v नॉट जो आया दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g m by r हुआ, दैट इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड, आपको समझना है कि ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू v नॉट इज इक्वल टू g m by r स्क्वायर। अच्छा, हमने को एक चीज और भी बता, ठीक है, दैट इज इक्वल टू v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट g m by r फॉर वेरी नियर ऑर्बिट सैटेलाइट, फॉर वेरी नियर ऑर्बिट सैटेलाइट की बात कर ले, तो वेरी नियर ऑर्बिट सैटेलाइट की बात करें, तो वेरी नियर ऑर्बिट सैटेलाइट के लिए h कितना होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सड़क पे दौड़ेगा, थोड़ा ऊपर है, सैटेलाइट सड़क पे नहीं दौड़ेगा, h बहुत कम है, ठीक है, होगा 100 200 300 400 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल R हो जाएगा, ठीक। अब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, तो v नॉट इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ gm by r, और gm इज इक्वल टू आपको पता है gr स्क्वायर होता है, ठीक, वो उस वाले फार्मूले से आता है, g इज इक्वल टू gm by r स्क्वायर, है ना, ये भूलना नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, gr स्क्वायर आ गया, gm इधर आ गया, gr स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अब r हो गया तो r से, तो ऑर्बिटल वेरी नियर ऑर्बिट सैटेलाइट के लिए जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट gr होता है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट gr। तो ये वेरी नियर ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है
सैटेलाइट का टाइम पीरियड भाई है ना, तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड तो बड़ा आराम से निकल आएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, जो हम लोग सैटेलाइट के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड जो होता है t इज टू टाइम टेकन टू कंप्लीट वन। तो ऑर्बिटल सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं, ऑर्बिटल सर्कमफ्रेंस, किसी ऑर्बिटल सर्कमफ्रेंस में घूम रहा था, और किस स्पीड से घूम रहा था, v नॉट से, यानी कि स्पीड से, v नॉट से घूम रहा था बच्चों। तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई r होगा, और स्पीड कितनी है, v नॉट है। अभी हम लोग यहाँ पे यह so that is equals to 2 pi r और v नॉट is equals to under root of gn by r। ये r की पावर 1 by 2 है, ये r की पावर 1 है, तो इन दोनों को उल्टा करेंगे, जब इसको सही करेंगे मतलब उल्टा करने वाला सही, so that is equals to 2 pi r की पावर 3 by 2 upon under root gn by r, and that is equals to ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में इतने चाहिए है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करते हुए क्वेश्चंस बनते जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग में घुसता जाता है। तो स्क्वायर करते हैं इसको, सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर अपॉन जीएम इनटू आर क्यूब। क्लियर, ये समझ आ रहा है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यार बहुत इंपॉर्टेंट। 4 पाई स्क्वायर, जिसको मैं 4 पाई स्क्वायर बोल रहा हूं, 4 पाई स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है ना, 4 पाई की तो वैल्यू नहीं होती, पाई की तो वैल्यू नहीं होती, क्या की वैल्यू, जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ प्लैनेट भी कांस्टेंट है, तो ये फैक्टर तो पूरा कांस्टेंट है ना, तो यानी कि यू कैन से कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर। यहां से एक बात क्लियर होती है कि टी स्क्वायर बच्चों किसके प्रोपोर्शनल टू आर, और ये जो है अपना कैप्लर्स का थर्ड लॉ है। तो कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन यहां से परफॉर्म है, ठीक है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर। अब टाइम पीरियड की बात हो गई, अब हाइट ऑफ सैटेलाइट की बात करते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ सैटेलाइट। So we can say height of satellite. तो हाइट ऑफ सैटेलाइट की बात करते हैं। हाइट ऑफ सैटेलाइट हमें पता है t इज इक्वल टू कितना था, t स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने निकाला ना 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर क्यूब, ये निकाला था ना, ठीक। और तो यहां से आर क्यूब जो हुआ वो कितना हुआ, जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर निकला, देख लीजिए। और आर क्यूब कितना था, आर प्लस एच का होल क्यूब था ना, इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये भी सही है, क्यूब रूट ले ले, सो यू कैन से कि आर प्लस एच इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, तो मुझे तो h निकालनी थी ना, तो h इज इक्वल टू कितना होगा, इसको तो ले जा r को, h इज इक्वल टू कितना होगा, जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस h आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है, ये जो h आया, ठीक हो सकता या r आ सकता, ये जो r आ गया, ठीक है। अब इसको जो कैलकुलेट किया गया, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक, जिसे आपका डिश टीवी वगैरह आता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में टाइम जो होता है वो कितना होता है, 24 आवर्स होता है। अभी इस पर डिस्कस करेंगे, टाइम कितना होता है, 24 आवर्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का टाइम कितना होगा बच्चों, 24 आवर्स। जितना अर्थ के रोटेशन का टाइम है बिल्कुल सेम होता है, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएगा, अदरवाइज वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो 24, तो ये जो h देखा गया है, दैट इज इक्वल टू 36,200 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेशन।
यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिस्टेंस पर होता है, बहुत ऊपर, हाई, बहुत ज्यादा होते हैं, 36,200 किलोमीटर हाइट पे होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, उनकी जो हाइट है ये कहां से ली गई है? फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, जबकि सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। इसीलिए सैटेलाइट जब भेजा जाता है तो बहुत दिन उसको लग जाते हैं कम्युनिकेशन में, उसको सेटअप करने में। ठीक है, वो सब आपने सुना होगा टीवी में। ठीक है, तो वो सब चीजें यहीं से आती हैं। ठीक, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो नियर ऑर्बिट सैटेलाइट हमने निकाला था, ठीक है, और हमने टाइम पीरियड कितना बताया था बच्चों? टाइम पीरियड T इज इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर, मैंने टाइम पीरियड आपको निकाला था 2 पाई है ना, अपॉन वी नोट। ठीक, ये तो निकाला। तो यहां पे फॉर वेरी नियर ऑर्बिट सैटेलाइट, वेरी नियर ऑर्बिट सैटेलाइट, स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो जाता था? कैपिटल आर, और वी नॉट इज इक्वल टू मैंने बताया था अंडर रूट जी आर, ये भी निकाला था। तो यहां से जो टाइम पीरियड आएगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट ऑफ जी आर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी आएगा। क्लियर? और जब अर्थ की रेडियस रखोगे मीटर में और ग्रेविटी रखोगे तो 9.8, ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड आता है दैट इज इक्वल टू 84.6 मिनट आता है ना। बड़ा मजे की बात, बहुत कम आता है, 1.5 घंटे से भी कम का समय मिल रहा है भाई, पूरे अर्थ का आप चक्कर लगा सकते हो 1.5 घंटे से कम समय, 84.6 मिनट। इतने कम टाइम में 1.5 घंटे में आप पूरा अर्थ का चक्कर लगाओगे अगर आप वेरी नियर ऑर्बिट सैटेलाइट में बैठे। ठीक, ये जो स्पाइन सैटेलाइट होते हैं, वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट होते हैं, बार बार किसी पर्टिकुलर उसके ऊपर लोकेशन के ऊपर से बार बार गुजरते हैं, बार बार गुजरते हैं, तो बार बार उसकी पिक्चर्स लेते रहते हैं, बार बार अपने स्टेशन को शाइन में करते रहते हैं और उसी डाटा को प्रोसेस करके हमको वेदर के बारे में बताया जाता है। ठीक, दैट इज, तो यहां पे अब हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। लाइक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमें बताया कि अर्थ जो है रोटेट कर रही है और कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अर्थ का रोटेशन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईस्ट टू वेस्ट नहीं घूमती, वेस्ट टू ईस्ट। अब सपोज करते हैं कहीं पे कुछ है ना, कोई बॉम्बे, ठीक है, सपोज करते बॉम्बे। अब कोई जो सैटेलाइट होना चाहिए वो बॉम्बे के जस्ट ऊपर होना चाहिए। कम्युनिकेशन कौन सा होगा? कम्युनिकेशन, ये बॉम्बे के ऊपर होना चाहिए। अब जैसे जैसे सपोज करते हैं बॉम्बे, अब जैसे जैसे ये बॉम्बे घूमेगा इसके ऊपर ही सैटेलाइट को भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कभी बॉम्बे कभी हैदराबाद, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि उसको डाटा डायरेक्ट कहां भेजना है? सिग्नल कहां भेजना? बॉम्बे के स्टेशन, बॉम्बे में स्टेशन होना है, हैदराबाद में नहीं होना सपोज। ठीक, तो उसको हमेशा कहां भेजना? बॉम्बे में। अगर दिल्ली के ऊपर सैटेलाइट है तो उसे हमेशा कहां रहना चाहिए? दिल्ली के ऊपर रहना चाहिए, दिल्ली के ऊपर। ठीक, उसमें रीजन है कि अगर वो गड़बड़ हो गया तो मामला सब गड़बड़ हो गया, वो पता चला कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी चेन्नई निकल गया है ना सैटेलाइट, तो वहां तो कोई स्टेशन बना नहीं है ना, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो उसको एक पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर होना चाहिए और रोटेशन कैसा होना चाहिए? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, तो यहां पे नेसेसरी कंडीशन, necessary conditions for communication satellite. So communication satellite की necessary condition number 1, its rotation must be वेस्ट टू ईस्ट। इसका रोटेशन कैसा होना चाहिए? वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट। नंबर 2, इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड मस्ट बी
24 भाई, आज का 24 घंटे होता है तो इसका भी 24 घंटे ही होना चाहिए, तो इट्स टाइम पीरियड मस्ट बी 24 आवर्स। 24 घंटे आज का है, 24 घंटे इसका। नंबर थर्ड, इट मस्ट बी इक्वेटोरियल, इट मस्ट बी ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए स्पेशल कंडीशन, ये जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये बच्चों कहां पे होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे होते हैं। आता है बनी हुई है, ये इक्वेटर है, इस पे जाने वाला जो प्लेन ऐसे ऐसे पास करा दो काटते हुए, ठीक है, तो उस इक्वेटोरियल प्लेन को। फोर्थ, इट्स हाइट, अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए, 36,000। मतलब आप ये लिख सकते हो 30 वैसा तो 36,200 किलोमीटर आता, आप ये लिख सकते हो 36। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इनको क्योंकि ये एक स्टेशन के ऊपर होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। दीज आर नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर ही रहते हैं, जैसे दिल्ली है वो स्टेशन है, तो उसके अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसलिए, उसके ऊपर स्टेशन यानी कि उसके साथ साथ घूमते हैं, उसके साथ इनकी रिलेटेड बात इजी हो गई तरीके से, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसमें और आगे डिस्कस करेंगे, धीमे धीमे चैप्टर आगे बढ़ेगा, ठीक है, ओके बाय।